हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्टेड थी। थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम उसमें पढ़ रहे थे। डिमांड थियोरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप उन सब वीडियोस का लिंक चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगी प्लेलिस्ट का, तो आप उसको भी क्लिक कर ये सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात रही रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी की, तो रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी के 2 पार्ट्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दूसरे पार्ट में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, और आज हम बचे हुए टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उन सबके लिए जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है। तो मेरा नाम सिमरन सहगल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। मैं 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। पिछले 2 बार से मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ को भी क्वालिफाई किया है, और मेरा आर्टिकल भी पब्लिश है ऑप्टिमा में। आईएसबीएन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है, और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए, अब बात आती है हमारे टॉपिक्स की। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी की, जैसे मैंने बताया, 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 3 है ये उस सीरीज़ का। अगर आपने वो दोनों वीडियोस कर ली हैं तो बहुत ही बढ़िया, आप मेरे साथ चल रहे हैं बिल्कुल। और पार्ट 3 अभी हम शुरू करने ही वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उन बच्चों में से हैं जो डायरेक्टली पार्ट 3 के ऊपर आ गए हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेना। लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगी पार्ट 1 का। उसके बाद पार्ट 2 जो है उसके साथ ही लिंक्ड होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, हमने पार्ट 1 में क्लियर किया था रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्या होती है, उसकी अजम्पशंस क्या होती हैं, डिमांड कर्व कैसे हम डिराइव करते हैं आरपीटी में। देन नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 में हमने कवर किया था कि इंडिफरेंस कर्व को कैसे डिराइव करते हैं हम आरपीटी के अंदर। अब बात आती है पार्ट 3 की, जो कि आज की वीडियो का कंसर्न है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, दैट इज वीक एक्सियम ऑफ आरपीटी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ आरपीटी, दैट इज वार्प एंड सार्प, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं अमंग द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, और जिनके लिए ही आप इस सीरीज़ के अंदर बने हुए हैं इन दोनों टॉपिक्स को करने के लिए, है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा हाइपोथेसिस कि क्या है, किसने दिया है, क्या डेट है, सब कुछ। देन डिमांड कर्व कैसे डिराइव हुआ, देन इंडिफरेंस कर्व। तो अगर ये सारी स्लाइड्स आप पढ़ना चाहते हैं तो पिछले 2 वीडियोस आप कवर कर सकते हैं। चलिए, आज हमें जो शुरू करना है वो इसी स्लाइड से शुरू करना है। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो हमें वीक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम करना था, ये अफोर्डेबल एंड अनअफोर्डेबल बंडल्स क्या आप लेकर आए हो टॉपिक। तो अनअफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल बंडल्स हमें पहले समझना पड़ेगा क्या होते हैं, उसी के बाद हम दोनों एग्जाम्स को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफोर्डेबल बंडल्स कौन से होते हैं। सो ऑल द बंडल्स ऑन एंड बिलो द बजट लाइन आर अफोर्डेबल। ठीक है, जितने भी बंडल्स बजट लाइन के ऊपर लाई करें और जो बजट लाइन के नीचे लाई करें, वो सब अफोर्डेबल बंडल्स होते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपनी इनकम को पूरा स्पेंड कर दूं और कोई कमोडिटी लेकर आऊं तो बिल्कुल मैं उसे अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन बचा लूं और फिर मैं कुछ कमोडिटीज़ खरीद कर लाऊं तो उन्हें भी तो मैं अफोर्ड कर ही सकती थी। अगर मेरी इनकम 50 रुपये है तो मैं 50 रुपये की चीज़ तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ, साथ में 20 रुपये की चीज़ भी तो अफोर्ड कर लूँगी। समझ में आती है ये चीज़। तो बजट लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स होंगे जो वो 50 रुपये के इक्वल मुझे मिलेंगे, और बजट लाइन के अंदर कौन से होंगे जो 50 रुपये से कम के अंदर मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम के अंदर मेरे अफोर्डेबल बंडल्स कौन से हैं। बंडल सी, जो कि मेरा बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसा कोई भी बंडल जो बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा सी के अलावा भी। एंड बंडल लाइक बी, जो कि बजट लाइन के अंदर लाई कर रहा है। ऐसा कोई भी बंडल जो इस बजट लाइन के नीचे लाई करेगा विद बी, वो सब बंडल्स क्या होंगे, मेरे अफोर्डेबल बंडल्स होंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज अनअफोर्डेबल बंडल्स कौन से हैं। सो ऑल द बंडल्स आउटसाइड द बजट लाइन आर अनअफोर्डेबल बंडल्स। बिल्कुल, जो मेरे बजट के बाहर लाई करेंगे वो अनअफोर्डेबल बंडल्स होते हैं। जैसे कि अगर मेरी इनकम 50 रुपये है तो 100 रुपये की चीज़ मेरे लिए क्या है, अनअफोर्डेबल है। तो 100 रुपये क्या हो गए मेरे लिए, अनअफोर्डेबल बंडल हो गए। तो वो कैसा बंडल है, पॉइंट ए की तरह।
ए की जगह कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो इस रीजन में लाई करेगा बजट लाइन के बाहर, वो सब बंडल्स क्या होंगे, अनअफोर्डेबल बंडल्स होंगे। क्लियर है सबको, अफोर्डेबल क्या होता है, अनअफोर्डेबल क्या होता है। चलिए अब हमें पढ़ना है अपना वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या कहता है, देखिए, इफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर represented as X1 Y1 bundle is preferred over X2 Y2 bundles, then it is not possible for that consumer to be shown as the consumer preferences to be shown as X2 Y2 bundle to be preferred over X1 Y1 bundle at price vector P1 Q1 and P2 Q2 respectively। आप कहेंगे मैम ये पूरी स्टेटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा गोलमाल सी है, क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि मेरा बजट कितना भी हो, ठीक है, कि किसी भी प्राइस लेवल पर अगर मैं कोई एक बंडल को खरीद रही हूँ मार्केट में, तो मैं अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो मार्केट को क्या कर रही हूँ, रिवील कर दे रही हूँ कि मैं इस प्राइस के ऊपर इस कमोडिटी को हमेशा खरीदूंगी। क्लियर। तो अगर मैं एक कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी खरीदती हूँ मार्केट में, तो मैंने वो रिवील कर दिया कि मैं हमेशा इतनी ही क्वांटिटी खरीदूंगी अपने बजट में, ठीक है। तो मानते हैं कि जो मैं खरीद रही हूँ वो कौन सी क्वांटिटी है, वो x1 यूनिट ऑफ कमोडिटी x है एंड y1 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y है। अगर मैं x1 यूनिट ऑफ कमोडिटी x एंड y1 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y जो है कंज्यूम करती हूँ हमेशा, ठीक है, मार्केट में एट प्राइजेस P1 एंड Q1, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं क्वांटिटी x2 y2 को क्वांटिटी x2 ऑफ कमोडिटी x एंड क्वांटिटी y2 ऑफ कमोडिटी y को प्रेफर करूंगी ओवर मेरा इनिशियल बंडल। समझ में आ रही है ये चीज़। मतलब मार्केट में चाहे मेरा P1 Q1 से P2 Q2 हो जाए, कमोडिटी x का प्राइस P1 से P2 हो जाए, कमोडिटी y का प्राइस Q1 से Q2 हो जाए, लेकिन मैं तब भी किस बंडल को लूंगी, x1 y1 को ही लूंगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x2 y2 को लूं। मुझे मतलब इसका सिंपली मतलब क्या है, अगर प्राइस में चेंज आ भी रहा है तो भी मैं x2 और y2 को नहीं लूंगी कभी भी x1 y1 के ऊपर, क्योंकि मैंने इसके लिए अपनी प्रेफरेंसेस रिवील की हैं। पर इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि x1 y1 जो है अभी भी अफोर्डेबल होना चाहिए। इसका मतलब जब प्राइजेस चेंज हुए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला बंडल अब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, हो सकता है ये बंडल मेरी इनकम के ही बाहर चले जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि ये मेरी इनकम के ही बाहर चला जाए और फिर मैं इस बंडल को ले रही हूँ, तब तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, ले ही नहीं पाऊंगी, मेरी इनकम के ही बाहर है, ठीक है। प्राइस चेंज होने से अगर ये मेरी इनकम के ही बाहर चला जाता है बंडल, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मैं ये वाला बंडल ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्राइस चेंज होने के बाद भी मैं इस बंडल को अफोर्ड कर सकती हूँ और मैं इस बंडल को ले लूँ, तो मैंने अपना वीक एक्सियम जो है वो क्या कर दिया, वायलेट कर दिया। मेरा जो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है उसे मैंने वायलेट कर दिया, क्योंकि मैं वैसे वो कहते हैं ना कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। वो किसका डायलॉग है ये, सलमान खान का, है ना, सलमान खान का डायलॉग है, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये वो वाला कंज्यूमर है कि जो अपने आप की भी नहीं सुन रहा है। भाई एक बार तूने मार्केट में जाकर कहा कि मुझे x1 y1 बंडल ही हमेशा चाहिए, फिर जब तेरे प्राइजेस चेंज हो जाते हैं और अभी भी तू इसको अफोर्ड कर सकता है x1 y1 को, तू जाकर x2 y2 ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब तुम अपनी रैशनैलिटी को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ ही नहीं जा रहे हो। इसका मतलब तुम अपने वीक एक्सियम को वायलेट कर रहे हो। क्लियर, क्योंकि तुम अपने आप की भी नहीं सुन रहे हो। समझ में आ रही है ये चीज़ अच्छे से। चलिए, तो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस कैसी रेवोल्यूशन दिखाता है, डायरेक्ट रेवोल्यूशन बाय द कंज्यूमर दिखाता है, ठीक है, कि कंज्यूमर ने डायरेक्टली रिवील करी है अपनी प्रेफरेंसेस। जब भी हम डायरेक्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, वो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है, कि उसने अपनी प्रेफरेंसेस दिखाकर ये चीज़ रिवील करी है कि हाँ उसे x1 y1 ही पसंद है, वो उसे ही हमेशा कंज्यूम करेगा, चाहे प्राइजेस चेंज भी हो जाए तो भी, अगर वो अभी भी अफोर्डेबल है। क्लियर, समझ में आता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है डायग्राम से। चलो अब हम अज्यूम करते हैं मेरी इनिशियल बजट लाइन है BL1, ठीक है, BL1 है मेरी इनिशियल बजट लाइन, जिसमें एक बंडल है A और एक बंडल है B। अभी के लिए ये जो BL2 है इसे अपने दिमाग से निकाल दो, इसे इरेज कर दो, ठीक है, अपने दिमाग से इसे
इरेज कर दो। तो अभी तुम्हारे लिए कौन सी बजट लाइन है? सिर्फ BL1 और 2 बंडल्स हैं, एक बंडल A और एक बंडल B। अब देखो बंडल A जो है वो भी अफोर्डेबल है क्योंकि बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है मेरा BL1 के ऊपर, और बंडल B भी अफोर्डेबल है क्योंकि ये बजट लाइन के नीचे लाई कर रहा है। मुझे पता है बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो मिलाकर अफोर्डेबल बंडल्स होते हैं। इसका मतलब जब मेरा बजट BL1 है तो मैं A को भी कर सकती हूँ अफोर्ड और मैं B को भी कर सकती हूँ अफोर्ड, ठीक है। तो मानते हैं एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1। कंज्यूमर 1 क्या कहता है कि मैं हमेशा A को प्रेफर करूंगा ओवर B। मतलब अगर मुझे बजट लाइन BL1 दी जाती है तो मैं A को प्रेफर करूंगा ओवर B। उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर कोई और कंज्यूमर होता शायद वो B को प्रेफर करता ओवर A। क्लियर? तो ये कंज्यूमर की मर्जी है, वो कहता है कि मैं A को प्रेफर करूंगा ओवर B जब A भी मेरे लिए अफोर्डेबल है और B भी मेरे लिए अफोर्डेबल है। क्लियर? चलो अब हम मानते हैं कि उस प्राइजेस मार्केट में चेंज हुए और उसका बजट लाइन जो है वो ऐसी दिख रही है। मतलब प्राइस ऑफ, अब बताओ ऐसी बजट लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है? बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हुई है एक्स कमोडिटी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स क्या हुआ होगा? प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज किया होगा, तभी ये इस तरफ आ गया है। और प्राइस ऑफ वाई क्या हुआ होगा? ये बढ़ा है, क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ी है, इसका मतलब प्राइस ऑफ वाई जो है वो कम हुआ होगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ वाई कम होने से और प्राइस ऑफ एक्स बढ़ने से मेरा एक नया बजट लाइन बन गया BL2, ठीक है। अब इस नए बजट लाइन के ऊपर भी हम अज्यूम कर रहे हैं यही दोनों पॉइंट्स है, बंडल A एंड बंडल B। अब आप इस वाली बजट लाइन को भूल जाओ, ठीक है। अब बजट लाइन 2 के ऊपर फोकस करो। अब बजट लाइन 2 के अंदर पॉइंट B जो है वो अफोर्डेबल होगा बिल्कुल, क्योंकि ये बजट लाइन के ऊपर है, और बंडल A भी अफोर्डेबल होगा क्योंकि ये बजट लाइन 2 के अंदर लाई कर रहा है, और हमें पता है बजट लाइन के ऊपर और अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अफोर्डेबल होते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इस सिचुएशन में अब कंज्यूमर कहे कि मैं बंडल B को प्रेफर करूंगा अब बंडल A के ऊपर, इसका मतलब जब A अभी भी अफोर्डेबल है, प्राइस चेंज होने से अभी भी A क्या है? अफोर्डेबल है। उसकी पहले वाली प्रेफरेंसेस जो थी वो अभी भी अफोर्डेबल है, वो ले सकता है। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं भाई मैं तो B लूंगा ओवर A, ठीक है। इसका मतलब वो इसे अफोर्ड कर सकता था बिल्कुल, अभी भी उसकी इनकम के अंदर ही आ रहा था ये बजट के अंदर आ रहा था उसकी ये बंडल। तो वो क्या कर रहा है? इसको ना लेकर किसी नए बंडल को ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक नया बंडल ले रहा है इसका मतलब अपने वीक एक्सियम को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। वो एक रैशनल कंज्यूमर ही नहीं है, उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो कंसिस्टेंट ही नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंटली सेम चीज़ को लेना, ठीक है। हमेशा एक ही चीज़ को लेना, अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज ना करना। तो ये तो उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई जैसे ही प्राइस चेंज हो गई, इसका मतलब ये कंज्यूमर रैशनल नहीं है, उसकी जो वीक एक्सियम है वो उसने वायलेट कर दी है। समझ में आती है ये चीज़ सबको? चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ये ये बजट लाइन है हमारी, बजट लाइन 1, ठीक है। इस बजट लाइन 1 के ऊपर आप देखो, अब इस बजट लाइन 2 को इग्नोर करो, बजट लाइन 1 के ऊपर देखो और बंडल्स अज्यूम करो, बंडल A एंड बंडल B, ठीक है। तो बंडल A अफोर्डेबल बंडल है, बिल्कुल बंडल A अफोर्डेबल है क्योंकि ये बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन बंडल B को आप देखो ये अनअफोर्डेबल है, क्यों? क्योंकि बजट लाइन के बाहर लाई कर रहा है, एंड एवरी बंडल आउटसाइड द बजट लाइन इज अनअफोर्डेबल। इसका मतलब अगर मैं बजट BL1 की बात करूं तो मेरा बंडल A इज अफोर्डेबल बट बंडल B इज अनअफोर्डेबल। तो क्लियरली A विल बी प्रेफर्ड ओवर B। बिल्कुल कंज्यूमर जो है वो A को ही प्रेफर करेगा B के ऊपर, क्योंकि इसको तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता। तो साफ सीधी सी बात है भाई, इसके ऊपर वो इसी को लेगा। क्लियर? चलो अब सेम सिचुएशन होती है, जो मेरी बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट हो जाती है? जो मेरा बजट लाइन है वो BL2 हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ये BL2 होती है, अब आप देखो BL2 के ऊपर जो B है वो अफोर्डेबल है, ठीक है। BL2 के ऊपर जो B है वो अफोर्डेबल है, लेकिन A जो है अब अनअफोर्डेबल है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, BL2 के ऊपर लाई कर रहा है मतलब अनअफोर्डेबल है। तो ये कौन सा केस है कि जब मैंने अपने प्राइजेस चेंज किए, मेरी बजट लाइन चेंज हुई, तो जो एक नया पॉइंट था वो मेरा अब अफोर्डेबल है, लेकिन जो मेरी पुरानी प्रेफरेंसेस थी वो अनअफोर्डेबल हो गई।
अब अगर इस केस में कंज्यूमर बी को प्रेफर करता है ओवर ए, तो वो अपने वीक एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने वीक एक्सियम को वो वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसकी पुरानी प्रेफरेंसेस थी अब वो अनअफोर्डेबल है, अब वो ले ही नहीं सकता उनको। तो अगर अब वो ले ही नहीं सकता और उसके अलावा अब वो किसी नए बंडल को ले ले, तो ठीक है भाई, अब कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा उसको। क्लियर? तो उसकी प्रेफरेंसेस एकदम रैशनल हैं, उसकी प्रेफरेंसेस एकदम कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि उसकी पुरानी प्रेफरेंसेस अब अफोर्डेबल नहीं है। क्लियर? अगर ये अभी भी अफोर्डेबल होता और वो एक नए पॉइंट को ही ले लेता, तो यहाँ पर एक्सियम जो है मेरा वायलेट हो जाता, जो यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, ए जो था बजट लाइन चेंज होने के बाद भी अफोर्डेबल था, फिर भी उसने एक नया पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर वीक एक्सियम मेरी वायलेट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो मेरी पुरानी प्रेफरेंसेस थी, जो ए था वो अब अफोर्डेबल नहीं है, दैट इज अनअफोर्डेबल है वो अब। इसका मतलब यहाँ पर जो है मैं नया पॉइंट अब ले सकती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो प्रेफरेंसेस है वो अभी भी कंसिस्टेंट ही रहेंगी। क्लियर? समझ में आती है ये चीज़ सबको अच्छे से? चलिए, अब पॉइंट ए और पॉइंट सी को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, पहले हमने ए और बी को किया, अब ए और सी को करना है। अब ये आप सबका होमवर्क है कि ए और सी में मैं किसे प्रेफर करूंगी, और अगर मैं किसी को भी प्रेफर कर रही हूँ तो उससे मेरी एक्सियम जो है, वीक एक्सियम जो है वो वायलेट हो रही है या फिर वो सेटिस्फाई हो रही है। ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अगर मैं ए और सी की बात कर रही हूँ तो इसमें मेरी वीक एक्सियम जो है वो वायलेट हो रही है या फिर सेटिस्फाई हो रही है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेटिस्फाई हो रही है, क्यों हो रही है वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं चेक करूँगी और जिसका भी आंसर एकदम परफेक्ट लगेगा मुझे, उसका जो कमेंट है मैं उसे पिन कर दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। चलो, अब स्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या कहती है? इफ कंज्यूमर preferences are represented as x1 y1 is preferred over x2 y2 directly and indirectly, then it is not possible for that consumer preferences to be shown as x2 y2 preferred over x1 y1 at price vectors p1 q1 and p2 q2 respectively। अब इसका क्या मतलब है? देखो, वीक एक्सियम में हमने क्या कहा था? अगर कंज्यूमर डायरेक्टली रिवील करता है, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस शो कर कर वो दिखाता है कि मैं इसे प्रेफर करूंगा ओवर दिस बंडल, किसी भी प्राइस के ऊपर, अगर प्राइस मेरे चेंज भी हो जाते हैं तो भी मैं इसे ही प्रेफर करूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं इसे प्रेफर करूं ओवर दिस। वो कैसे पता चला था? डायरेक्ट रेवोल्यूशन से पता चला था। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, मतलब हर तरीके से। अब ये स्ट्रॉन्ग बन चुकी है मेरी एक्सियम। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक रूल भी लगेगा साथ में। ठीक है, रूल क्या है? रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। डायरेक्टली का मतलब क्या है? प्रेफरेंसेस भी यही शो कर रही है, एंड इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल भी यही शो करता है कि हमेशा वो x1 y1 को ही चूज करेगा ओवर x2 y2 अगर x1 y1 इज अफोर्डेबल। क्लियर? समझ में आती है ये चीज? वीक एक्सियम में क्या था? सिर्फ डायरेक्ट रेवोल्यूशन थी, इसका मतलब सिर्फ प्रेफरेंसेस से ही पता चल पा रहा था हमें कि वो x1 y1 को लेगा ओवर x2 y2 किसी भी बजट कंस्ट्रेंट में, अगर x1 y1 अफोर्डेबल है तो। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एक्सियम की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि दोनों तरीके से पता चल रहा है। प्रेफरेंसेस भी उसकी यही शो कर रही है और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिटिविटी भी यही शो कर रहा है कि वो x1 y1 को ही हमेशा प्रेफर करेगा ओवर x2 y2 एट एनी बजट कंस्ट्रेंट अगर x1 y1 इज अफोर्डेबल। क्लियर सबको? चलो अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मेरा केस 1। ठीक है, अब इस केस 1 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें अज्यूम की हैं? सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया है कि कंज्यूमर का बजट कंस्ट्रेंट क्या है? 20 रुपये, मतलब उसकी इनकम कितनी है? 20 रुपये है। क्लियर? अब ये कुछ बंडल्स हैं 3, 4, 4, 3, 5, 5, जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 है बंडल्स, वैसे ही ये बंडल्स हैं x1 y1 x2 y, ये x1 x2 है ना? तो ये हो गया x1 x2 3, 4, ये x1 x2 4, 3, ये x1 x2 5, 5। ठीक है, और ये प्राइजेस दे रखे हैं मुझे, जैसे ये P1 Q1 P2 Q2 दे रखा है, वैसे ये P1 P2 P1 P2 P1 P2 दे रखा है इन्होंने। ठीक है ना? अब कितना आ गया वो? 2, 3, 3, 2, 2, 2। ठीक है, समझ में आता है? ये सब अलग अलग प्राइजेस दिए हैं, ये अलग अलग बंडल्स दिए हैं हमें जो वो चूज कर सकता है। ठीक है,
अब ये मुझे बजट कंस्ट्रेंट भी इन्होंने दिया हुआ है। अब देखो एट फर्स्ट प्राइस वेक्टर, यानी कि जब मेरा प्राइस कितना है 2,3, ठीक है, 18 इज मोर देन 17। अब आप देखो जैसे ही मैं ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं। ये मेरे बजट कंस्ट्रेंट से हुए हैं। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज है मेरी px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई कर निकली है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा चीज़ आ गई, ये मेरी स्पेंडिंग दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। जो भी मेरी कमोडिटी x1 और कमोडिटी x2 के ऊपर जितनी भी मेरी स्पेंडिंग हुई है ये वो दिया हुआ है। अब ये कैसे निकला है 18, देखो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 6 इज 18। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 8 प्लस 9 17। इसके ऊपर आ जाते हैं 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 10 25। क्लियर सबको अच्छे से। ये कैसे निकले हैं पॉइंट्स, ये निकले हैं मेरे बजट कंस्ट्रेंट से, px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई कर। क्लियर। चलो अब देखो इस केस के अंदर जब मेरा प्राइस कितना है 2,3, ठीक है, जब प्राइस वेक्टर मेरे 2,3 है, इसका मतलब x1 का प्राइस है 2 और x2 का प्राइस है 3। तो मैं कितनी स्पेंडिंग कर रही हूँ, 18 स्पेंडिंग कर रही हूँ अगर मैं 3 और 4 बंडल चूज करती हूँ। क्लियर। चलो अब अगर मैं 4 और 3 को चूज करती हूँ तो कितना कर रही हूँ 17। अगर मैं 5 और 5 को कर रही हूँ तो कितना कर रही हूँ 25। अब देखो 25 जो है वो तो अनअफोर्डेबल हो गया, सीधा सीधा सही है ना। अब यहाँ पर ये तो अनअफोर्डेबल है क्योंकि ये मेरे बजट से ही बाहर चला गया है, 20 से बिल्कुल बाहर चला गया, 25 हो चुका है, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकती। तो सवाल किसके ऊपर आता है, सवाल आता है मेरा इसके ऊपर, 3 4 को लूंगी या फिर 4 और 3 को लूंगी। अब देखो जो ये है 18 है, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 17, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली इसी को ही लूंगी, ठीक है। अब अफोर्डेबल तो ये भी था, 18 भी अफोर्डेबल है, 17 भी अफोर्डेबल है क्योंकि मेरे 20 से कम है, लेकिन 18 मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ऑब्वियसली मोर इज़ बेटर, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो मैं क्या करूँगी, अब इसी को ही मैं चूज़ करूँगी। मैंने चूज़ किया 1 को ओवर 2, ठीक है, समझ में आता है। 18 को मैंने प्रेफर किया ओवर 17, बंडल 1 को प्रेफर किया ओवर बंडल 2। चलो अब मैं बात करती हूँ सेकेंड प्राइस वेक्टर की। सेकेंड प्राइस वेक्टर क्या है 3,2, ठीक है। सेकेंड प्राइस वेक्टर है अगर x1 का प्राइस इज 3 एंड x2 का प्राइस इज 2, तो ये कैसे निकले हैं, बिल्कुल वैसे ही निकले हैं। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 4 8, 9 प्लस 8 इज 17, देन 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6, 12 प्लस 6 इज 18, देन 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, 15 प्लस 10 25, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये भी तुम्हारी बिल्कुल वैसे ही निकली है, px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई कर, ठीक है, जो मेरी बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होती है। चलो अब आप देखो इस बंडल में, ठीक है, इसमें देखो आप क्या हो रहा है। 1 को पहले मैंने प्रेफर किया था 2 पे जब मेरे प्राइजेस ये थे। अब जैसे ही मेरे प्राइजेस चेंज हुए, ये तो अफोर्डेबल है ही नहीं, इसको तो हमने देखना ही नहीं। अफोर्डेबल कौन से हैं, ये दोनों अफोर्डेबल हैं, ठीक है। तो एज पर वीक एक्सियम क्या होना चाहिए था, अभी भी ये अफोर्डेबल है, प्राइस चेंज होने के बाद भी मेरा बंडल 1 जो है अफोर्डेबल है, 3 4 अभी भी अफोर्डेबल है, तो मुझे इसे चूज करना चाहिए था बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इसे चूज करती ओवर दिस तो मेरी वीक एक्सियम क्या हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती। उसके बाद मैं चेक करती क्या कि मेरी स्ट्रॉन्ग एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन इस केस में उसने इसे ना चूज कर इसे चूज कर लिया, 18 को चूज कर लिया, मतलब बंडल 2 को चूज कर लिया। पहले उसने क्या किया था, बंडल 1 को बंडल 2 पे प्रेफर किया, लेकिन अब जब प्राइस चेंज हुए बंडल 1 इज स्टिल अफोर्डेबल, लेकिन उसने बंडल 2 को चूज कर लिया ओवर बंडल 1। इसका मतलब मेरी वीक एक्सियम यहीं पर क्या हो गई, वायलेट हो गई, ठीक है। और जैसे ही वीक एक्सियम वायलेट हो गई तो स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली वायलेट होनी है, क्योंकि वीक चीज ही अगर मेरी वायलेट हो जाती है तो बड़ी चीज स्ट्रॉन्ग चीज तो अपने आप ही वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो केस है मेरा, ये दिखाता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग एक्सियम इज वायलेटेड एंड वीक एक्सियम इज वायलेटेड। दोनों एक्सियम्स मेरी यहाँ पर क्या है, वायलेट हो चुकी हैं इस केस के अंदर। समझ में आया ये सबको। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये वीक एक्सियम को वायलेट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा से स्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या हो जाएगी, मेरी वायलेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो वीक एक्सियम को वायलेट नहीं कर रहा तो मैं स्ट्रॉन्ग एक्सियम की तरफ जाऊंगी। इसका मतलब प्रेफरेंसेस से तो वो चीज़ वायलेट नहीं हो रही, फिर मैं ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल चेक करूंगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा।
चलो अब हम हमारे सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सेकंड केस क्या दिखा रहा है, देखो अब सेकंड केस में भी मेरी इनकम कितनी है, उतनी ही 20 रुपये। बंडल्स वगैरह वही सेम चीज़ें, अगर आप नोट करना चाहते हो तो वही सेम कर सकते हो। देन यहाँ पर प्राइस वेक्टर्स भी जो है मेरे वही हैं, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं, देखो पहली वाली रो में कि बंडल 1 को वो प्रेफर कर रहा है ओवर बंडल 2, ठीक है, क्योंकि 25 तो बिल्कुल अनअफोर्डेबल है, वो मेरे 20 रुपये की इनकम से बिल्कुल ही बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं इसे तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो मुझे सिर्फ बंडल 1 और बंडल 2 में से देखना है कि मैं किसे चूज़ करूँगी। तो लेट्स अज्यूम मैंने चूज़ किया बंडल 1 को ओवर बंडल 2, ठीक है। तो अगर मैंने बंडल 1 को ओवर बंडल 2 चूज़ किया, इसका मतलब मैंने बंडल 1 के लिए अपनी प्रेफरेंसेस रिवील कर दी मार्केट में। क्लियर। चलो अब अगर मार्केट में प्राइजेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, प्राइस वेक्टर जो है मेरा अब एक अलग हो जाता है, गुड X1 का और गुड X2 का। तो अब जो ये वाली बंडल है, बंडल 1, वो मुझे कितना दे रहा है, 21 मेरी स्पेंडिंग लगेगी इसके अंदर, ठीक है। और ये अब क्या हो गया, अनअफोर्डेबल हो गया, क्योंकि मेरी 20 रुपये की इनकम से बाहर चली गई ये चीज़, इसीलिए अब मैं इसे तो खरीद नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने कंज्यूम कर लिया बंडल 2 को। बंडल 2 को मैंने कंज्यूम कर लिया ओवर बंडल 1 व्हेन बंडल 1 इज अनअफोर्डेबल। इसका मतलब मेरी वीक एक्सियम यहाँ पर वायलेट नहीं हो रही है, क्योंकि बंडल 1 जिसके लिए मैंने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करी थी, अब प्राइस चेंज होने की वजह से वो मेरे लिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़ सबको। चलो अब अगर मैं फिर से प्राइजेस चेंज कर रही हूँ मार्केट में, मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मार्केट में खुद से प्राइजेस जो है वो चेंज हो जाते हैं X1 और X2 के, तो देखो बंडल 1 जो है वो अनअफोर्डेबल हो चुका है अब, ठीक है। बंडल 1 जो है मुझे 25 की स्पेंडिंग लगा रहा है, जो 20 रुपये की मेरी इनकम से ज़्यादा है, तो इसे मैं नहीं ले सकती। ऐसे ही बंडल 2 जो है उसे भी मैं नहीं ले सकती, ये भी अनअफोर्डेबल हो गया। तो मैंने सिंपली क्या किया, बंडल 3 को चूज़ कर लिया। बंडल 3 को मैंने चूज़ कर लिया ओवर 1 एंड 2। क्यों चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे बंडल 1 और बंडल 2 जो थे अब अनअफोर्डेबल थे। इसका क्या मतलब है, मैंने बंडल 1 को चूज़ किया था सबसे पहले ओवर बंडल 2 व्हेन बंडल 2 वाज अफोर्डेबल एंड बंडल 3 वाज अनअफोर्डेबल। क्लियर। व्हेन प्राइजेस चेंज्ड, मैंने किसको प्रेफर किया, बंडल 2 को ओवर बंडल 1 व्हेन बंडल 1 इज अनअफोर्डेबल। क्लियर। चलो अब फिर से जब मेरे प्राइजेस चेंज हुए तो मैंने किसे चूज़ किया, बंडल 3 को चूज़ किया ओवर बंडल 1 एंड 2 व्हेन 1 एंड 2 वर अनअफोर्डेबल। इसका मतलब मेरी यहाँ पर वीक एक्सियम तो कहीं पर भी वायलेट नहीं हुई। इसीलिए अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल, ठीक है, ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सियम का पता चले कि स्ट्रॉन्ग एक्सियम जो है वो वायलेट हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर क्या सीन है, 1 को मैंने प्रेफर किया 2 पर, ठीक है, बिल्कुल 1 को प्रेफर किया मैंने 2 पर, फिर 2 को प्रेफर किया मैंने 3 पर, ठीक है, जबकि मेरा 3 क्या था यहाँ पर, अफोर्डेबल था। 2 को मैंने क्या किया, 3 पर से ऊपर ले लिया, 2 को मैंने प्रेफर किया ओवर 3 जब 3 वॉज अफोर्डेबल। एंड नेक्स्ट मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए था कि मुझे 1 को प्रेफर करना चाहिए था ओवर 3, क्योंकि ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल यही कहता है, इफ 1 इज प्रेफर्ड ओवर 2 एंड 2 इज प्रेफर्ड ओवर 3 देन 1 मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर 3, ठीक है, यही ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल कहता है। लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो तो अब अनअफोर्डेबल है। जब ये अनअफोर्डेबल है इसीलिए मैंने क्या किया, 3 को प्रेफर किया ओवर 1। तो क्या मेरा यहाँ पर ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अगर अफोर्ड कर पाती फिर भी मैं इसको लेती तो वायलेट हो जाता, लेकिन इसे मैं अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इसीलिए ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट नहीं हुआ। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सियम भी यहाँ पर सैटिस्फाइड है। क्लियर, सबको समझ में आती है ये चीज़। वीक एक्सियम भी हमें समझ में आ गया, अब स्ट्रॉन्ग एक्सियम भी हमें समझ में आ गया कैसे चलता है। वीक एक्सियम में सिंपली याद रखना है कि प्रेफरेंसेस देखेंगे हम कि सिर्फ प्रेफरेंसेस से क्या चीज़ रिवील हो रही है, और स्ट्रॉन्ग एक्सियम में हम क्या देखेंगे, प्रेफरेंसेस तो देखेंगे ही, अगर प्रेफरेंसेस से सेटिस्फाई हो रहा है फिर हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे कि क्या ट्रांजिटिविटी से भी हमारी प्रेफरेंसेस रिवील होकर आ रही हैं यही। तो अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर वो उसे हम कहेंगे कि ये वायलेट हो चुकी है। क्लियर है सबको अच्छे से, आई होप आप सबको अब क्लियर हो चुका होगा वीक एक्सियम स्ट्रॉन्ग एक्सियम अच्छे से, जो अब तक नहीं हुआ था, है ना। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं मेरे साथ JRF का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स। इसमें हम 2023 के लिए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ जो है वो शेयर करती रहती हूँ। अपने जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर करती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है चैनल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, रील्स भी शेयर करती रहती हूँ, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया जाएगा नीचे, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो जो है आगे प्रमोट होगी यूट्यूब की तरफ से और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आने के लिए। अगर आप मुझसे किसी बिजनेस इंक्वायरी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो mindyourEconomics@gmail.com के ऊपर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।